हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर अपकमिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम, एंड आई विश एंड आई होप सो योर प्रिपरेशन इज गोइंग रियली वेल। एंड what is the significance of this chapter is you will definitely find around 4 to 5 questions from this law of demand, theory of demand, from this topic only. और अगर मैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों को कंबाइन करूं तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आपका कोई चैप्टर आपको 7 मार्क्स 8 मार्क्स अगर दिलवा सकता है या फिर 10 मार्क्स दिलवा सकता है तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मानो कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉपर डिमांड की थ्योरी से, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से, आपका क्वेश्चन आ जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स से, क्वेश्चन आ जाएगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड से, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। तो यू विल फाइंड these kind of questions in your actual exam. So this is our marathon series। आपके आने वाले एग्जाम के लिए हमारी 2 सीरीज चल रही हैं। द वन इज मैराथन सीरीज, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स और बीसीके के हर चैप्टर को एक एक वन शॉट वीडियो में कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। सेम इकोनॉमिक्स और बीसीके दोनों की मैराथन चल रही है आपकी। उसके साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जहां पर मैं आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के अंदर दिए गए एमसीक्यूज करवा रहा हूं। एंड द थर्ड थिंग इज आई एम टेकिंग लाइव स्पेशल क्लासेस ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन एंड द अनअकैडमी वेब पोर्टल, जहां पर आप जाके मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उस लाइव क्लासेस के अंदर वी आर ट्राइंग टू कवर मॉक टेस्ट पेपर्स। जैसे दिसंबर के लिए आईसीआई ने एक मॉक टेस्ट पेपर निकाला है, सेम ऐसे ही इससे पहले जो अटेम्प्ट हुआ था उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई रिलीज करती है। और उससे पहले भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 3-4 साल के मॉक टेस्ट पेपर आपके आने वाले एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के अंदर कवर करें। तो अगर आप मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करना चाहते हो मेरे साथ और बाकी बच्चों के साथ जो क्लास को ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली आप मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन करो। कम्युनिटी पे मैं लाइव क्लास से एक दिन पहले पोस्ट डलवा देता हूं, जिससे बच्चे इजीली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर पाए। वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है, स्पेशल लाइव क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप अभी दिसंबर वाले सीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको उसके लिए कोर्स खरीदना है, अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, फिर भी इफ यू वांट टू बाय अ कोर्स तो डेफिनेटली यू विल बाय अ कोर्स। और अगर आप 2023 के अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, एक एक अच्छा क्रिएटेड कोर्स आप परचेज कर सकते हो। काफी कम दाम में आपको कोर्स मिल जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन वैसे भी कम प्राइस पे होती है। तो यू विल गेट 2 ऑप्शन, वन इज प्लस एंड सेकंड इज आइकॉनिक। यहां पर आपके प्लस के ऑप्शन हैं, यहां पर आपके आइकॉनिक के ऑप्शन हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे साहिल एम, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड डिस्काउंटेड अमाउंट। एक डिस्काउंट मिलेगा आपको। उस डिस्काउंट को पाके आप लाइफ में अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो और अपनी सक्सेस की सीढ़ी पे पहला कदम रख सकते हो। यह बात हम यहीं पे खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने असली मुद्दे पे। हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। देखो, मीनिंग ऑफ डिमांड में ना मैं आपको बहुत सिंपल बात समझाऊंगा। पहले तो कि मानो कि इस क्लास को लेने से पहले मैं एक दुकानदार के पास गया, यानी कि मैं एक शॉप कीपर के पास गया। उनको मैंने बोला कि भैया मुझे एक शर्ट चाहिए। तो भैया ने मुझसे पूछा कैसी शर्ट चाहिए। मैंने कहा भैया फॉर्मल शर्ट चाहिए। ठीक है। भैया ने बोला यू वॉन्ट टू बाय द शर्ट। मैंने कहा यस भैया, आई वॉन्ट टू बाय द शर्ट, अदरवाइज मैं यहां पे आपकी दुकान पे क्या कर रहा हूं? मैं क्या टाइम पास करने आया हूं या आपसे बातें करने आया हूं? तो यस, इफ आई एम हेयर, अगर मैं अपना आधा घंटा 1 घंटा
बहुत सारी शर्ट को चूज करके एक शर्ट चूज करूंगा, डेफिनेटली आई एम हियर टू बाय दैट शर्ट एंड आई वॉन्ट टू बाय दैट शर्ट, इट इज माई रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट जस्ट माई डिजायर, आई वॉन्ट टू बाय दैट शर्ट। भैया ने कहा ठीक है। भैया ने बोला आर यू एबल टू पे 2000 रुपीज फॉर दिस शर्ट। तो मैंने एक शर्ट चूज करी, तो भैया ने बोला कि आर यू एबल टू पे 2000 रुपीज फॉर दिस शर्ट, आर यू। मैंने कहा भैया एबिलिटी की बात तो मत करना, एबिलिटी की बात तो है कि शर्ट के हम दुकान ही खरीद लेंगे, आपकी एबिलिटी का मत करना हमसे। मैंने कहा यस भैया जी, आई एम एबल टू पे 2000 रुपीज फॉर दिस शर्ट। भैया ने कहा ठीक है। तो भैया ने बोला लास्ट बात क्या पूछी मुझसे, आर यू विलिंग टू पे। मैंने कहा भैया इन दोनों में क्या फर्क हुआ कि एबल टू पे और विलिंग टू पे के अंदर क्या फर्क हुआ। भैया ने बोला कि बेटा देखो तेरे पास 2000 रुपए हैं, सो यू आर एबल टू पे, बट ये शर्ट देखने के बाद आधा घंटा पौना घंटा खराब करने के बाद उस शर्ट के पैसे देगा ना, तभी मेरी शर्ट बिकेगी। तो यही है एक्चुअल डिमांड। तो जब मैंने विलिंगनेस टू पे यस करके भैया को 2000 रुपए पकड़ाए और भैया ने उसकी जगह मुझे एक शर्ट दी कि ले बेटा, अब यहां पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, यहां पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, उससे क्रिएट होगी एक डिमांड। मतलब सिर्फ ये सोच लेना कि आई वॉन्ट टू बाय दैट शर्ट, ये सिर्फ ये सोच लेना कि यस आई एम एबल टू पे फॉर दैट शर्ट, उससे डिमांड क्रिएट नहीं होती। डिमांड क्रिएट कब होगी, व्हेन आई एम पेइंग 2000 रुपीज फॉर दैट शर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भैया शर्ट पसंद आ गई है, परसों आके लेके जाऊंगा, तो इससे डिमांड क्रिएट नहीं हुई है। डिमांड का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैं खरीद सकता हूं, मैंने नॉर्मल डिमांड करी कि यार मैं चाहता हूं कि मैं खरीद लूं, तो उससे डिमांड क्रिएट नहीं होगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की डिमांड तब क्रिएट होगी जब उसके पैसे देके मैं ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लूंगा। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, एंड यहां पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी पैसे देने के बाद, तब मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने 2000 रुपए देके शर्ट खरीद ली। वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर डिमांड क्रिएट होती है, इसी को बोलते हैं डिमांड बेसिकली। तो सिर्फ ये सोच लेना कि आई वॉन्ट दैट शर्ट और आई एम एबल टू पे फॉर दैट शर्ट, उससे डिमांड क्रिएट नहीं होगी मार्केट में या पूरी इकोनॉमी में। यस, व्हेन यू आर पेइंग 2000 रुपीज टू बाय दैट शर्ट and you are getting that shirt after giving 2000 rupees, it means the demand has created. This is the very simple meaning of demand. अगर आपको यह बात समझ आ जाती है जो मैंने अभी आपको समझाया, the very important point is, अगर आपको यह बात समझ आ जाती है तो इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मैं आपको कुछ 2-3 वर्ड्स के बीच में एग्जाम एक डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। जैसे एक वर्ड होता है हमारा यहां पर डिजायर। जैसे मैं बोलूं कि मेरी इच्छा है कि आई वॉन्ट टू बाय BMW 520D, जिसकी कीमत होगी अराउंड मार्केट में 1 करोड़ रुपए। सो दिस इज जस्ट माई डिजायर, दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिजायर एंड द रिक्वायरमेंट और वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब यह है कि मेरी रिक्वायरमेंट है। जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ कार, इट्स माई डिजायर टू बाय अ BMW 520D, इट्स माई डिजायर। बट जब मेरी बात वॉन्ट पे आएगी ना, जब नेक्स्ट स्टेज आएगा डिजायर का, जब मेरी बात आएगी वॉन्ट पे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं स्विफ्ट खरीद लूंगा। कि देखो रिक्वायरमेंट है घर से सिर्फ ऑफिस जाना है, 20 मिनट दूर जाना है, या रात को पेरेंट्स को डिनर पे लेके जाना है, गर्लफ्रेंड को डिनर पे लेके जाना है, फ्रेंड्स को डिनर पे लेके जाना है, यही रिक्वायरमेंट है, ये मेरी स्विफ्ट से पूरी हो जाएगी। सो दिस इज माई वॉन्ट, एंड वॉन्ट इज योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट, एंड योर एबिलिटी टू पे, योर वॉन्ट, योर डिजायर, इन सब से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। देखो आज अगर मेरी डिजायर है ना कि आई वॉन्ट टू बाय अ BMW 520D, तो हो सकता है जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो BMW 520D जो बहुत महंगी गाड़ी है वो मेरी वॉन्ट भी बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूं कि हाँ यार मेरी रिक्वायरमेंट ही BMW खरीदना है, मुझे स्विफ्ट खरीदनी नहीं है, तो तब मेरी रिक्वायरमेंट BMW हो जाएगी। एंड इफ आई एम एबल टू पे
फॉर दैट BMW, तभी मेरी वो रिक्वायरमेंट बन सकती है, अदरवाइज मेरी रिक्वायरमेंट वो बन ही नहीं सकती। हमारी जेब में कितना पैसा है और हमारी वॉन्ट्स, वो दोनों आपस में 100% कनेक्टेड होती हैं, और आप ये हर दिन सोच सकते हो। क्योंकि एक गोलगप्पे, अगर मानो कि हम सिर्फ बहुत सिंपल है गोलगप्पे की बात करें, तो एक दुकान पे गोलगप्पे 10 रुपए के 5 मिलते हैं, और एक दुकान पे हल्दीराम पे जाओ तो 100 रुपए के 5 मिलते हैं। दोनों गोलगप्पे हैं, दोनों से वांट और रिक्वायरमेंट सेम फुलफिल हो रही है, लेकिन कोई इंसान वो 10 रुपए के 5 गोलगप्पे खाएगा, और कोई इंसान वो बीकानेर पे हल्दीराम पे जाके 100 रुपए के 5 गोलगप्पे खाएगा। एंड ये डिफरेंस क्यों है? ये सिर्फ डिफरेंस है परचेजिंग पावर को लेके, एबिलिटी टू पे को लेके। एंड व्हेन यू आर विलिंग टू पे दैट 10 रुपीज फॉर 5 गोलगप्पास, तो आप वो खाओगे। एंड इफ यू आर विलिंग टू पे 100 रुपीज फॉर 5 गोलगप्पास, तो आप हल्दीराम में बीकानेर जाके खाओगे। वेरी सिंपल। जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे दे देते हो, तो उसकी एक्चुअल डिमांड मार्केट में क्रिएट होती है। दिस इज द वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ डिमांड। इसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ेंगे बुकिश लैंग्वेज, पढ़ लेते हैं एक बार। द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड or service that buyers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. Various prices during a given period of time, इसको बोलते हैं डिमांड। मतलब क्या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पे क्या कीवर्ड इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज विलिंग, दिस वन। सेकंड एबल, यानी कि एबिलिटी टू पे। एंड थर्ड इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि परचेजिंग द प्रोडक्ट एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि यहां पर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक विलिंगनेस टू पे, एक एबिलिटी टू पे, और एक टाइम। कि आपकी एबिलिटी तो है, लेकिन आप क्या देने के, मतलब आप देने के इच्छुक हो। आर यू विलिंग टू पे दैट वट एवर द अमाउंट फॉर दैट प्रोडक्ट। जैसे मैं 2000 रुपए की शर्ट खरीदने गया, तो मेरे पास पैसे हैं, मेरी जेब में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन क्या मैं उस शर्ट के 2000 रुपए देना चाहता हूं और उसी टाइम पे? तभी उसकी विलिंगनेस, एबिलिटी और टाइम तीनों मैच करके एक डिमांड क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स ऑन योर डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस टू यूज। यानी कि डिजायर आपकी इच्छा, वैसे मेरी हिंदी अच्छी है नहीं इतनी, एंड मीन्स टू परचेज यानी कि योर एबिलिटी टू पे, एंड विलिंगनेस टू यूज यानी कि बेसिकली योर रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीजें आपकी पूरी डिमांड को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। कैसे यार? देखो, अब मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसे खरीदने की मेरी इच्छा होनी बहुत जरूरी है। इफ आई वॉन्ट टू बाय रॉयल एनफील्ड बुलेट, तो पहले मेरी इच्छा होनी चाहिए, है ना? उसके बाद उसे खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, उसके बाद मेरी उसको खरीदने के बाद या खरीदने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हाँ, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए घर के नीचे खड़े करने के लिए बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन इंडिया में 99% चांसेस आप तभी प्रोडक्ट खरीदते हो व्हेन यू एक्चुअली वांट दैट प्रोडक्ट, आपको जब उस प्रोडक्ट की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, व्हेन दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन योर लाइफ टू सेटिस्फाई ऑल योर वांट्स, योर रिक्वायरमेंट्स, तब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो। और ये तीनों चीजें, चारों चीजें मिलके डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है और फ्लक्चुएट करती है। मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर अभी, फ्लक्चुएट। इस फ्लक्चुएट को समझने के लिए सिर्फ यही तीन चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। किसी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मानो आज इस ग्लास की डिमांड एक महीने में 1000 पीसेस है। मानो कि ये ग्लास एक महीने में 1000 पीस बिकते हैं, मतलब इसकी टोटल डिमांड हो गई। लेकिन क्या ये इसकी स्टैग्नेंट डिमांड है? क्या पूरी जिंदगी या अगले 100 साल तक ये ग्लास हर महीने 1000 पीस ही बिकेगा? नहीं,
इसकी डिमांड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, उत्ते थल्ले, जो लोग पंजाबी होंगे समझ जाएंगे उत्ते थल्ले का मतलब क्या होता है। ये अप एंड डाउन डिमांड फ्लक्चुएट करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी, डिमांड डिक्रीज करेगी। इंक्रीज एंड डिक्रीज किसी प्रोडक्ट की डिमांड किन वजह से होती है, क्या क्या चीजें उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या क्या चीजों पर वो डिपेंड करती है, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वेरी सिंपल पॉइंट, किसी प्रोडक्ट की डिमांड को जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, दोज फैक्टर्स आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहां पर हमारे पास कुछ फैक्टर हैं, उनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, disposable income of the consumer, price of related commodities. In this point we are talking about complementary goods, we are talking about substitute goods. Next is taste and preference of buyer, buyers in the market, population ज्यादा है ज्यादा डिमांड होगी, population कम है कम डिमांड होगी। एंड लास्ट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे अदर फैक्टर्स, और ये पढ़ने के बाद हमारा ये वाला एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट और एक डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला पॉइंट, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ऐसा आज तक तो कभी नहीं हुआ। इवन डिमांड के बेसिक कॉन्सेप्ट से भी, लॉ ऑफ डिमांड की बेसिक थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है। तो डिमांड के चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो 4-5 क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो से ही आएंगे। ये आपको लिख के दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम इन सब डिटर्मिनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब बहुत सिंपल लेके चलते हैं बात को। अब मुझे आइसक्रीम खानी बड़ी पसंद है, मुझे आइसक्रीम खानी, चॉकलेट खानी बहुत पसंद है, मुझे पसंद है मीठा खाना। तो यहां बात करेंगे एक आइसक्रीम के कप की, जिसका प्राइस है 30 रुपीज। इसका प्राइस है 30 रुपीज। वेरी सिंपल। जब इसका प्राइस 30 रुपीज है तो मैं लिखता हूं प्राइस, और मैं लिखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड इन अ वीक। अब रोज तो आइसक्रीम कोई नहीं खाता मेरे भाई, हम हफ्ते में एक बार वीकेंड पे, सैटरडे संडे सब लोग बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं। तो जब इसका प्राइस 30 रुपीज है तो मैं इसकी हफ्ते में एक कप, यानी कि एक स्कूप, एक कप रोज वीक में जाके एक बार खाता हूं। क्योंकि अभी मैं छोटा बच्चा हूं, मान लो आपकी बात करता हूं, इतने पैसे आपकी जेब में नहीं होते हैं अभी। और आजकल के बच्चों को तो पॉकेट मनी अच्छी मिलती है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, माय पॉकेट मनी वाज 5 रुपीज फॉर 2 days। कि एक दिन में 2 रुपए खर्च करता था और एक दिन में 3 रुपए खर्च करता था। आज के बच्चों की बात अलग है, लेकिन डेफिनेटली आज के टाइम में भी ऐसे मोस्टली बच्चे हैं जिन्हें पॉकेट मनी नहीं मिलती, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी सिचुएशन से हिम्मत ना हारते हुए आप सिर्फ ये सोचो कि आप अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हो, बस उसी पे ध्यान दो और बस मेहनत करते जाओ। तो जब आपका प्राइस आइसक्रीम का 30 रुपए है तो मैं यहाँ पे एक कप जाके आइसक्रीम खाता हूं एवरी वीक। तो माई क्वांटिटी डिमांडेड फॉर आइसक्रीम कप एट द प्राइस ऑफ ₹30 वॉज ओनली 1 कप। अब उसका प्राइस हो जाता है 20 रुपए। मैंने कहा यार अब मैं जाके ना 2 खाऊंगा, तो मैंने वीक में 2 कप खाना स्टार्ट कर दिया। पहले 30 रुपए कप था, अब 40 रुपए के 2 हो गए हैं, तो 2 खाएंगे। अब पता लगा कि उस आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपीज हो गया। तो अब चाहे मैं अकेले खाने जाता था, मैंने कहा चलो बेटा छोटे भाई को भी लेके चलो, साथ में गर्लफ्रेंड को भी लेके चलो, तीनों जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। तो अब मैं एक की जगह 2 की जगह 3 स्कूप डिमांड करने लग गया। अब मैं 3 स्कूप डिमांड करता हूं। अब उसका मुझे पता लगा कि उसका प्राइस 8 रुपए हो गए। मैंने कहा चले यार अब 4 खाएंगे, अब गर्लफ्रेंड के भाई को भी ले चलो, सारे खाने चलेंगे। तो मैं खुद जाता हूं, छोटे भाई को लेके जाता हूं, गर्लफ्रेंड को लेके जाता हूं, गर्लफ्रेंड के भाई को लेके जाता हूं। पॉइंट या मेरे समझाने का यहां पर आपको ये नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, पॉइंट समझाने का यहां पर ये है कि नॉर्मल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो जब प्राइस प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज करेगी, जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी। दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ ऑफ डिमांड कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इट इज अ वेरी सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड इट इज फॉर नॉर्मल गुड्स। And when I'm saying it is for normal goods, it means there is few exceptions
मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं इस पर्टिकुलर एक लॉ को लेके, उस एक्सेप्शंस को भी हम आज कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल, उसको भी कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो यहां मुझे क्या देखने को मिला कि जब प्राइस कम हो रहा है, व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग, सेम पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर, देखो है ना, ये 30 से 20 हुआ यानी कि माइनस में हुआ, पर ये 1 से 2 हो गया। मतलब जब यहां पर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं हम इसको हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि जब प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई, जब प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई। ये उल्टा रिश्ता है प्राइस और डिमांड का, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या है कि मानो जब मैं टोटल इनकम में से अपने इनकम टैक्स को हटा दो, मतलब आप इनकम टैक्स को माइनस कर दो, अपनी इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, अपने आप सेविंग्स को माइनस कर दो, तो इन सब को माइनस करने के बाद जो हम टोटल इनकम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप सिंपल ना इनकम लेके चलो, आप सिंपल इनकम लेके चलो। इनकम को लेके बहुत सिंपल पॉइंट है, जब मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मेरी डिमांड भी ज्यादा होगी, जब मेरी इनकम कम होगी तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहां पर देखो सिंपल एक रिश्ता बिल्कुल सीधा सीधा है, उल्टा रिश्ता नहीं है। तो देखो जब इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, जब इनकम घटी तो डिमांड घटी। तो इट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कौन सा है हमारा? इट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो देयर इज अ पॉजिटिव, सकारात्मक रिश्ता बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। यानी कि जितनी इनकम बढ़ेगी मेरी, मैं प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करूंगा। अब सोचो, अब इसको दाल चावल पे लेके मत जाना। दाल चावल ऐसे प्रोडक्ट है जिनके डिमांड ऑलमोस्ट सेम ही रखते हो, वो आपके एकदम वो गुड्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, वो आपकी नेसेसिटी है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम एंड डिमांड, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट, जैसे मानो कि मुझे एडिडास के शूज पसंद है, मुझे एडिडास के शूज पसंद है, एडिडास के शूज का प्राइस है एक शूज का 5,000 रुपए, और मेरी महीने की इनकम है 30,000 रुपए। आई एम अर्निंग 30,000 रुपीज पर मंथ and a price of a one pair of Adidas shoes is 5,000 rupees। Adidas का शूज 5,000 रुपए का है, मेरी इनकम 30,000 रुपए, तो मैं 4 महीने में एक शूज खरीदता हूं क्योंकि मेरी इनकम कम है अभी। बट डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि मैं 4 महीने में नहीं, हर महीने में एक शूज चेंज करूं, क्योंकि मुझे पसंद है ना। मैं चाहता हूं कि मैं हर महीने में एक नया एडिडास का शूज लूं। अब मेरी इनकम कम है तो मैं नहीं खरीद पाता, बट डेफिनेटली जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी, जब मेरी इनकम 50,000 से 1,00,000 हो जाएगी, तो मैं 2 महीने में एक शूज खरीदूंगा, 4 महीने में एक की जगह, यानी कि 4 महीने में मैं 2 शूज खरीदूंगा। धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली मैं हर महीने में एक शूज खरीदूंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं शूज की डिमांड को इंक्रीज कर रहा हूं। अब किसी भी ऐसे गुड्स को कंपेयर कर लो, जैसे आप सोचो कि जब हमारे 5 साल पहले हमारे सबके घर में क्या था? कूलर था, एसी कम देखने को मिलते थे। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारे घर में एसी आए, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, हमारी वांट्स, हमारे डिजायर चेंज हुए, उसके अकॉर्डिंग हमने घर में एसी लगाने स्टार्ट किए। पहले हमारे घर में एक रूम में एसी था, अब मेरे घर में 4 रूम में 4 एसी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बड़े हुए, पहले सिर्फ पापा कमाते थे, अब मेरे बड़े भैया, मैं, मेरी बहन, हम सब अर्निंग है, सब वर्किंग है, तो अब पैसा ज्यादा आता है। तो बेसिकली घर की हाउस होल्ड इनकम जब इंक्रीज कर रही है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज कर रही है। तो जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटेगी तो डिमांड घट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। यहां पर हम 2 चीजें करते हैं।
वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड सेकेंड इज सब्सटीट्यूट गुड्स। इसके बारे में अकेले अकेले पढ़ेंगे, अकेले अकेले नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि एक साथ रहने वाले, यानी कि एक साथ रहने वाले। जैसे कहते हैं ना कि दो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी कि दो लोग साथ में खड़े हो बड़े अच्छे लगते हैं। आपने ऐसे कई मैरिड कपल देखे होंगे जो साथ में खड़े होंगे ना, बड़े सुंदर लग रहे होंगे, तो लोग कहते हैं कि यार तुम एक दूसरे को ना एक कॉम्प्लीमेंट देते हो, मतलब तुम दोनों एक दूसरे में ना साथ में क्या लगते हो, पूरक लगते हो। पूरक मतलब कंप्लीट करते हो एक दूसरे को। कंप्लीट से ही बनता है कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट से ही बनता है कॉम्प्लीमेंट। लगा के देख लो, काफी चीजें आपको सेम सेम दिखेंगे अल्फाबेट्स के अंदर। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम साथ में टुगेदर यूज करते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर बोट और कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ। आप अकेले उसको यूज नहीं कर सकते। बहुत क्लासिक एग्जांपल है इसका, पेट्रोल एंड कार। एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कार विच इज रन बाय पेट्रोल ओनली। ठीक है, मतलब हम पेट्रोल वाली कार की बात कर रहा हूं और मैं कोई बात नहीं कर रहा यहां पे। पहला एग्जांपल हमारा पेट्रोल एंड कार। अब अगर मैं पेट्रोल और कार की बात करूं, अब मानो आप 50 लाख की गाड़ी ले आते हो, मानो ये 50 लाख की गाड़ी ले आते हो और आप गाड़ी ले आए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो 50 लाख रुपए की गाड़ी डब्बा है, वो 50 लाख रुपए की गाड़ी डब्बा है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो साथ में ही बिकती हैं। पेट्रोल और कार साथ में चलेगा, टूथपेस्ट और टूथब्रश साथ में चलेगा। अब खाली टूथब्रश ले आओ, क्या करोगे उसका? हाँ, जूते साफ कर सकते हो, लेकिन उसका काम नहीं है वो। उसका काम क्या है आपका? आपके टीथ को क्लीन करना। एंड टू क्लीन योर टीथ यू नीड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश टुगेदर, तभी आप काम करोगे ना। सेकंड एग्जांपल हमारा कौन सा हुआ यहां पर? टूथ पेस्ट प्लस टूथ, समझ जाना, ये ब्रश लिखा हुआ। सेकंड एग्जांपल हमारा ये वाला हो गया, है ना। इसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को, जैसे एग्जांपल बोलते हैं थर्ड, ब्रेड प्लस बटर, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं दूसरे को लेके। और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिनको आप साथ खरीद। जैसे बहुत सिंपल आपको बोलता हूं मैं, माइंड में नहीं आएगा आपके, बेड प्लस मैट्रेस, यानी कि गद्दा। एक बेड ले आओ बढ़िया सा, उस पर सोने के लिए गद्दा ही नहीं बिछाया, तो क्या करोगे? बेड का लकड़ में थोड़ी सोओगे। पर 2 लाख रुपए का बेड ले आओ, अब तो बेड बहुत महंगे महंगे आते हैं, 2 लाख रुपए का बेड ले आओ और बेड पे 15,000 वाला गद्दा ही नहीं है, तो बेड किसी काम का नहीं है मेरे दोस्त। तो ब्रेड किसी काम का नहीं है मेरे दोस्त, सिंपल ही है। गैस का चूल्हा ले आओ, गैस का सिलेंडर ही नहीं है। तो ऑल दीज काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक बहुत सिंपल पॉइंट है कि जब एक किसी, मानो हम दो गुड्स की बात करते हैं, हम यहां पर कार और पेट्रोल की बात करते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो यहां पर जब कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। जब यहां पे कार का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, देखो ये वाली। क्योंकि अब मानो इसको उल्टा कर लेते हैं, अब मानो पेट्रोल को मैं बोलता हूं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। कैसे बताता हूं? अब मानो आज पेट्रोल का प्राइस 1,000 रुपए है, मान सॉरी, आज पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए है, वैसे भी ऑलरेडी बहुत महंगा है। लेकिन मानो कि ये पेट्रोल का प्राइस अगले महीने 1,000 रुपए लीटर हो जाता, मानो कुछ दुनिया में ऐसा हो गया और पेट्रोल का प्राइस 1,000 रुपए लीटर पहुंच गया, तो आप पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे सीएनजी वाली गाड़ी खरीद लो, एलपीजी वाली गाड़ी खरीद लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो, लेकिन पेट्रोल वाली कार भाई नहीं खरीदूंगा, मेरे पास नहीं है हर दिन 1,000 रुपए पेट्रोल भरवाने के 1 लीटर के। तो अगर आपकी रनिंग 5 लीटर की है एक दिन की, तो आपके 5,000 रुपए सिर्फ पेट्रोल पे एक दिन पे लग जाएंगे। और अगर 20 दिन का, तो 1,00,000 रुपए आप सिर्फ पेट्रोल पे खर्च कर रहे हो हर महीने। तो डेफिनेटली यू विल नॉट बाय अ कार विच इज रन बाय पेट्रोल और ड्राइवन बाय पेट्रोल, सिंपल। तो वहां पर पेट्रोल वाले कार की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर
पेट्रोल, अगर मानो कि जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसका प्राइस एकदम आसमान छू जाए तो पेट्रोल की गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। जब पेट्रोल की गाड़ी की डिमांड नहीं होगी, जब पेट्रोल वाली कार ही नहीं बिकेगी, तो पेट्रोल बंदा क्यों खरीदेगा, मतलब पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है ना, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कंपेयर कर लेना, तो अगर किसी एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री वाले गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। यहां पर ये देखो पी नहीं है, ये डी होगा, ये डी होगा, डी के प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। और जब पेट्रोल की, सही लिखा हुआ था यार, ऐसे ही गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, प्राइस ही है यहाँ पे, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड, ये दो अलग अलग हमारे मुंह है, ये एक अलग एग्जांपल है, एक अलग एग्जांपल है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है पेट्रोल की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे काम करते हैं, इसका ग्राफ समझेंगे हम बाद में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब जिसको हम, जिनमें आपस में लड़ाई चलती है, जिसको हम साथ में यूज करते हैं। मानो कि एक स्टील का ग्लास और एक प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक ग्लास, दोनों को हम पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट, जब दो गुड्स, दो अलग अलग गुड्स आपके रिक्वायरमेंट इंडिविजुअली सेटिस्फाई कर सकते हैं तो उन गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सिंपल, पढ़ते हैं एक बार। टू कमोडिटीज आर कॉल्ड competing goods or substitute goods when they satisfy the same want and can be used with ease in the place of one another। जब दो गुड्स इंडिविजुअली सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करे जा सकते हो तब बोलते हैं उनको सब्स्टिट्यूट गुड्स। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज पेप्सी एंड कोका कोला। ये बहुत आपका सिंपल एग्जांपल है, इससे सिंपल एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कि मानो मैं एक, गर्मी का समय है, जून का महीना है, आप रनिंग करके आए, आप थक चुके हो, दोपहर का टाइम है, एकदम सर फट रहा है, आप एक दुकान पे गए, बोला भैया एक पेप्सी की बोतल देना ठंडी चिल्ड। भैया ने 2 मिनट लेके ढूंढा, पेप्सी नहीं है भैया, कोका कोला है। मैं कहूंगा भैया दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ मुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना। पेप्सी मिले, कोका कोला मिले, लिम्का मिले, थम्स अप मिले, मैं पी जाऊंगा। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स मेरी सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। जो मेरी सेम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, अलग अलग गुड्स, अलग अलग इंडिविजुअली, दोज काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज इंडिविजुअल गुड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैब एंड ऑटो। कैब से मेरा मतलब है यहां पे टैक्सी, कार वाली टैक्सी। ऑटो में जो हमारे सिंपल ऑटो चलते हैं जिनमें 3 पहिए होते हैं। तो मानो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना, मेरा अपनी गाड़ी नहीं है, अपना व्हीकल नहीं है, तो या तो मैं कैब बुक करूंगा या मैं ऑटो बुक करूंगा। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों इंडिविजुअली मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। आई वांट टू ट्रैवल, आई वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो आई कैन बुक बोथ। अब मेरी उबर की एप्लीकेशन पे, ओला की एप्लीकेशन पे दोनों ऑप्शंस हैं, या तो मैं कैब बुक करूं या ऑटो बुक करूं, दोनों यहां पर मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तो ये पॉइंट है। अब समझेंगे हम इनका एक वो पॉइंट जो हमारे एग्जाम में काम आएगा। मैं पेप्सी और कोका कोला इन दोनों को लेकर समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जब एक मेन गुड का प्राइस बढ़ जाएगा तो सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। जब मेन गुड का प्राइस कम हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। यह है एकदम पॉजिटिव रिलेशनशिप। देखो ना, जब प्राइस पेप्सी का बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, जब पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? अब मानो कि आज कोक और पेप्सी दोनों का प्राइस 40 रुपीज का है। अब मानो एक महीने का पेप्सी का प्राइस 30 का हो जाता है और कोक का प्राइस 40 का ही है, तो आप किसकी डिमांड ज्यादा करोगे? डेफिनेटली यू विल डिमांड पेप्सी। वहां पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, वहां पर पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि मानो अगर किसी एक गुड की प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी,
और मानो अगर एक गुड का प्राइस कम हो जाएगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। पेप्सी और कोका कोला का बहुत सिंपल एग्जांपल है, समझना कभी। मैं आपको कैब और ऑटो की बात करता हूं। अब मानो कैब्स अगर बहुत महंगी हो जाए तो डेफिनेटली ऑटो की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब अगर कैब का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि आपको एक जगह दूसरी जगह जाना है, कैब बुक करोगे 200 रुपए की होगी, ऑटो बुक करोगे 80 रुपीज का होगा, तो डेफिनेटली मोस्टली पीपल विल बुक एन ऑटो। तो अगर कैब का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पर ऑटो की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कि अगर कैब का प्राइस बढ़ा तो ऑटो की डिमांड बढ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। वेरी सिंपल, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर इनके डायग्राम्स की। तो ये डायग्राम आपका है सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, यह आपका डायग्राम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। इस डायग्राम को समझ लो और आंखों के अंदर बसा लो। जैसे स्कूल में कोई सुंदर लड़की सुंदर लड़का दिखता है ना, एकदम ऐसे नयन में आंखों में उनका चेहरा ऐसे बस जाता है, तो इन डायग्राम्स को भी अपने नयन के अंदर अपनी आंखों के अंदर बसा लो। देखो क्या हो रहा है यहां पे, प्राइस ऑफ गुड यहां मैं लिखता हूं सब्सिट्यूट गुड्स में, या मैं लिखता हूं प्राइस, पेप्सी का प्राइस है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक। एग्जाम्पल से समझ जाओगे ना मेरे दोस्त तो इकोनॉमिक्स ऐसे क्लियर होगी, और एग्जाम्पल नहीं लगाओगे तो इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आएगी। अब मानो पहले पेप्सी का प्राइस है 40 रुपीज, कोक की डिमांड है 20 यूनिट्स। पेप्सी का प्राइस बढ़ के 40 की जगह 50 हो जाता है। उसी टाइम पे जो कोक की डिमांड है वो 20 को करके 30 हो जाएगी। ऐसा रिलेशनशिप अगर आपको कहीं देखने को मिले उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब जब पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो वहां पर कोक की डिमांड बढ़ गई। अगर पेप्सी की बात करो, पेप्सी की डिमांड तो कम हो गई होगी, लेकिन यहां पर कोक की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि हम यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं। ये प्राइस ऑफ गुड पेप्सी के हैं और यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि कोक की है। तो हमेशा आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, जब प्राइस बढ़ेगा एक प्रोडक्ट का तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर ग्राफ सोचो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ग्राफ दे दिया जाता है कि बताओ कि ये ग्राफ कौन से गुड्स के बारे में बात कर रहा है, तो आपको समझना है ग्राफ क्या बोल रहा है। कभी कभी स्टेटमेंट दे दी जाएगी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स को समझा रही होगी, आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि स्टेटमेंट से सब्स्टिट्यूट गुड्स का आंसर निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है या वेवलेंट गुड्स की बात हो रही है या गिफन गुड्स की बात हो रही है। तो वहां पर आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, और समझ कब आएंगी जब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। सिंपल। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अब मानो प्राइस ऑफ अ गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या, मानो कि यहां पर पेट्रोल, यहां बात करता हूं मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, यहां बात करेंगे यहां पे कार की। मानो पेट्रोल का प्राइस अभी 80 रुपीज लीटर है, तो यहां पर कार की डिमांड हर महीने 100 कार ही बिकती है। जब पेट्रोल का प्राइस 80 रुपीज से 200 रुपीज पर लीटर हो जाएगा तो वहीं पर कार की डिमांड 100 की जगह 70 हो जाएगी। मतलब जब प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेगा तो कार की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जब पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की जो डिमांड है, कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। यह है एक इनवर्स रिलेशनशिप, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि भाई अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो यहां पर कोक की डिमांड बढ़ी। यह है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। और जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रही है, यहां पर जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रही है, तो उल्टा रिश्ता है। उल्टे रिश्ते का मतलब है इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। वहां पर आपको मिल रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपने ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता, क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा रिपीट करने में, क्योंकि एग्जाम में यही टर्म्स कई बार पूछी गई है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर रिलेशनशिप कौन सा देखने को मिलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनवर्स और नन ऑफ द अबव। तो वहां पर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव या इनवर्स आपको एक आंसर चूज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाकर गलती करो। आगे हम बात करेंगे इसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो अब लोग इंडिया में बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अब लोग इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो उससे क्या हुआ, जो जिम है उनकी डिमांड बढ़ गई, ऑर्गेनिक फूड
की डिमांड बढ़ गई। और आप मुझसे बात लिख के ले लो, अगले आने वाले 5 साल में जो ये सेक्टर है, जैसे जिम, ऑर्गेनिक फूड्स, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं, 5 साल में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि हमें पता है एक साइड पे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो बिना सिगरेट पिए आप दिन की 15-20 सिगरेट पी रहे हो, क्योंकि पोल्यूशन इतना है। बिना सिगरेट पिया वो कैंसर होने के चांसेस हैं। जो आपकी डेली हैबिट्स है काम करने की, वो आपके माइंड को कंज्यूम कर रही है, आपकी बॉडी को कंज्यूम कर रही है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज। तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज यू हैव टू, देर इज अ नीड टू एक्सरसाइज, देर इज अ नीड फॉर अ वर्कआउट। तो वहां पर जब लोग हेल्थ को लेके इंडिया में कॉन्शियस हो रहे हैं तो जिम में ज्यादा लोग जाने लगे हैं। ऑर्गेनिक फूड, साफ सुथरे गुड जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते हैं, उन गुड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। तो ये है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और टेस्ट और प्रेफरेंस को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड घटती भी है और बढ़ती भी है। अब जैसे मैगी को ले लो, मैगी का टेस्ट लोगों के एक जुबान पे बैठ चुका है, और जैसे ऐड भी आती है, ऐड भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमारे जो टीवी पे, मोबाइल पे वेब सीरीज देखते हुए किसी चीज की ऐड आएगी तो उससे हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज भी होगा, लोगों को देख के हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज भी होता है। जैसे फटी हुई जीन्स चलनी स्टार्ट हुई तो लोगों ने फटी हुई जीन्स पहननी चालू कर दी। अभी हुडीज चलती हैं, सर्दियों में सब लोग हुडीज पहनेंगे, एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करती है। पढ़ते हैं एक बार। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी also depends upon the tastes and preference of buyers and changes in them over a period of time। डेफिनेटली ना यार, किसी चीज का अगर प्रेफरेंस कंज्यूमर्स के अंदर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ना आपका कंज्यूमर बिहेवियर को लेके, और अगर आपका टेस्ट किसी चीज को लेके चेंज होगा, अगर पॉजिटिव चेंज है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, नेगेटिव चेंज है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ना फैशन इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कंपेयर कर सकते हो। फैशन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक महीने के लिए कोई शर्ट का फैशन आएगा और वो हर हर इंसान वो शर्ट पहने घूमता दिखेगा आपको, लेकिन एकदम से इंस्टेंटली वो शर्ट कोई नहीं पहन रहा होगा। तो ये टेस्ट और प्रेफरेंस दिखाते हैं, है ना, कि एकदम से ओल्ड डिजाइन आउट ऑफ फैशन चले जाएंगे। एकदम से कोई ऐसे जैसे चेक्स वाली शर्ट है ना, चेक बने होते हैं शर्ट पे, एकदम से मार्केट में डिमांड में आ जाएगी, सब लोग चेक वाली शर्ट पहन रहे हैं, और एकदम से क्या होगा, चेक वाली शर्ट को पहना हुआ दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए। कोई लोगों को देख के चेंज होते हैं, कुछ प्राइस एडवर्टाइजमेंट से चेंज होता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में किसी प्रोडक्ट के डिमांड को लेके बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम। इसी को लेके एक पॉइंट है बैंड वैगन इफेक्ट, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है। बैंड वैगन इफेक्ट होता है, आपको बहुत सिंपल बताऊंगा यहां पर, ब्लाइंड फेथ, कि जो दुनिया कर रही है मुझे भी वही करना है। एवरीबडी इज स्टडिंग फॉर आईआईटी जेई एग्जाम, मुझे भी जेई के लिए पढ़ना। एवरीवन इज स्टडिंग फॉर यूपीएससी, मुझे भी यूपीएससी के लिए पढ़ना। एवरीबडी इज बाइंग बुलेट, मुझे भी बुलेट खरीदनी है ना। एवरीबडी इज गोइंग टू गोवा, मुझे भी गोवा जाना। लोगों को देख के अगर आपका कोई काम करने का मन कर रहा है, अगर लोगों को देख के आपका किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का मन कर रहा है, इसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरी इकोनॉमी चलती है इससे। गोवा लोग क्यों जाना चाहते हैं? गोवा अगर कभी जाओ ना तो गोवा के बीचेस कोई बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन क्या है ना, हवा बन गई है कि सब गोवा जाएंगे, पार्टी करनी तो गोवा जाएंगे। ऐसा एक सिस्टम बना दिया गोवा टूरिज्म को लेके कि पार्टी इज इक्वल टू गोवा। पार्टी करनी है गोवा चलो। ऐसा नहीं है कि गोवा से सुंदर बीचेस नहीं है, उड़ीसा के बीचेस गोवा से फार बेटर, बट पीपल आर नॉट गोइंग देयर। वहीं पर जैसे आपकी रॉयल एनफील्ड की बुलेट गार्ड एक बाइक है,
मुझे ही बड़ी पसंद है, मेरे भैया के पास भी है, तो सब लोग वो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास है। ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त ने लिया मुझे भी लेनी है। ऐसा होता है ना स्कूल में कि भाई मुझे भी ये वाला बैग खरीदना है, मुझे भी ये वाला पेन खरीदना है, मुझे भी ये वाला लैपटॉप, ये वाला फोन चाहिए, मुझे भी आईफोन लेना है, सब आईफोन ले रहे हैं, मेरे पास भी आईफोन होना बहुत जरूरी है। तो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट। जब आप आंखें बंद करके सिर्फ दुनिया को फॉलो करने के लिए कोई काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। दो कॉन्सेप्ट है, एक बैंड वैगन एंड सेकंड इज स्नूब इफेक्ट। स्नूब बोल लो, स्नोब बोल लो, बट समझ लो क्या है स्नूब इफेक्ट। इफेक्ट यहां पे ये टी होगा, इफेक्ट। नेक्स्ट बताऊंगा क्या होता है, पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में। द bandwagon effect is the term used to describe the tendency of for people to adopt certain behaviors, styles or attitudes simply because others are doing। स्कूल के अंदर कॉलेज से 5 बच्चे पास होते हैं, कॉलेज से 5 फ्रेंड पास होते हैं। उनमें से एक ने बोला कि क्या करोगे इसके बाद? एक ने बोला बड़े प्राउडली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। बाकी 4 ने बोला बड़ा कूल लग रहा सुनने में यार, हम भी यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे। किसी ने स्कूल पास आउट किया, क्या करोगे? जेई की तैयारी करूंगा, नीट की तैयारी करूंगा, सुनने में बड़ा कूल लग रहा है, मैं भी करूंगा। ये नहीं सोच रहे कि मुझे क्या चाहिए, ये नहीं सोच रहे कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जब आप आंखें बंद करके कोई चीज सिर्फ उनको देख के करना चालू कर दोगे, उसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। और आपकी लाइफ में जो भी लोग ऐसा करते हैं वो लाइफ में ज्यादा आगे नहीं पहुंचते। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद स्नूब इफेक्ट। आपके सामने 2 गाड़ियां हैं, एक है यहां पर मर्सिडीज, एक यहां पर है आपकी मारुति स्विफ्ट। यह आपकी है स्विफ्ट गाड़ी जिसका प्राइस मार्केट में है 7 लाख रुपीस। यह आपके सामने है मर्सिडीज जिसको हम प्यार से बोलते हैं मर्क, इसका प्राइस है मार्केट में 1 करोड़ रुपए। जब आप मार्क अपने घर से बाहर निकलोगे तो आपके सामने से 15 स्विफ्ट चली जाएंगी, आप एक बार पलट के नहीं देखोगे। लेकिन एक मर्सिडीज जाएगी ना तो आंखें ऐसे 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 आंखें टिक जाती हैं उस पर, तो मर्सिडीज पे आंखें टिक जाएंगी। स्विफ्ट पे आंखें नहीं टिकेंगी, मर्सिडीज पे आंखें टिक जाएंगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको दुनिया से अलग बनाते हैं, दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज, बेसिकली दोस टाइप काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज लग्जरी गुड्स। जैसे कि 1 लाख की घड़ी, 2 लाख की घड़ी, 3 लाख की घड़ी। ऐसी घड़ियां हर कोई नहीं पहनता, ऐसी घड़ियां हर कोई नहीं पहनता। इसे बोलते हैं स्नोब इफेक्ट, SNOB, स्नोब इफेक्ट। मतलब ऐसे गुड्स खरीदना जो हर कोई नहीं खरीद सकता, और वो गुड्स आपको बाकियों से अलग बना देंगे। दोस काइंड ऑफ गुड्स आर नोन एज स्नोब इफेक्ट। और इन गुड्स के अंदर क्या होता है ना, जितना इनका प्राइस बढ़ेगा उतनी इनकी डिमांड बढ़ेगी। और ये बहुत लिमिटेड है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 1 लाख मर्सिडीज बिक रही है एवरीडे, ना ना ना, बिकेंगी 100 ही, क्योंकि वो इतनी महंगी है और 100 लोग ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। वेबलेन गुड्स और स्नोब इफेक्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। पॉइंट बेसिकली यहां पर इतना ही है कि जितनी ज्यादा आप दुनिया से अलग दिखना चाहते हो, आप जितना लोगों से डिफरेंट, डिसएसोसिएट दिखना चाहते हो, तो आप ऐसे गुड्स को परचेज करते हो। एक बार पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर्स गुड इज डिक्रीज्ड ओइंग टू द फैक्टर दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। दिस रिप्रेजेंट्स द डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव, डिफरेंट बनना है, टू बी डिफरेंट, टू डिसएसोसिएट देमसेल्फ फ्रॉम द कॉमन हर्ड, यानी कि हमें अलग दिखना है, हमें अलग दिखना। बात समझ आई कि हमें अलग दिखना, कि मुझे वो गाड़ी खरीदनी है जो गाड़ी हर किसी के पास नहीं है, मुझे वो गाड़ी खरीदनी है जो कम लोगों के पास है। मतलब अगर 10 दोस्त हैं तो एक दोस्त ऐसी गाड़ी खरीद लेगा जो 9 दोस्तों के पास नहीं होगी और सब उसको पूछेंगे। दिस इज स्नूब इफेक्ट, वेरी सिंपल। और दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो प्लीज ध्यान से और आंखें खोल के सुनो। नेक्स्ट हम आएंगे बायर्स इन द मार्केट। वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। जितने ज्यादा मार्केट में बायर्स होंगे उतनी ज्यादा टोटल डिमांड, उतनी टोटल डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। कभी कभी बायर्स को हम पॉपुलेशन से भी कंपेयर कर लेते हैं। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी टोटल डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। इसीलिए इंडिया, जैसे ऐसे कहा जाता है कि इंडिया
चाहे मैं इंडिपेंडेंस से 200 साल पहले की बात करूं, 1600 की बात करूं, जैसे अभी 2000 चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है, अगर मैं 1600 1700 की बात करता हूं, तो तब भी लोग इंडिया में आना चाहते थे। जैसे ब्रिटिशर्स आए, जैसे डच आए, जैसे पोर्तुगीज आए, जैसे फ्रेंच आए, बहुत लोग और भी आए, आर्यंस इंडिया में आए। तो इंडिया में ना एक अलग कहानी है, और आज भी हर बड़ी कंपनी, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक का ही पार्ट है, चाहे अमेजोन हो, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे आइकिया हो, कोई भी नॉन वर्ल्ड वाइड ब्रांड वो इंडिया में जरूर आना चाहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन ना अपने आप में कितनी है, 150 करोड़, 1.5 बिलियन। और ये एजम्पशंस है कि आने वाले कुछ सालों में वी आर गोइंग टू बिकम द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, हम चाइना को भी क्रॉस करने वाले हैं। देखो ये प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं आपको मार्केट को लेके, इकोनॉमी को लेके, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, जितने ज्यादा बायर्स इन द मार्केट, उसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ जाती है। बहुत सिंपल पॉइंट है ये वाला, आगे बढ़े। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझ के देखो कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, सप्लाई कंडीशन इन्फ्लुएंस करंट डिमांड। अब देखो, अब अगर ऐसा पता लगे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो फ्यूचर में इंक्रीज करने वाला है, तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है। अगर आपको पता लगे कि किसी पर्सन की, अगर मतलब मानो आपकी इनकम फ्यूचर में इंक्रीज करने वाली है, तो आप प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज कर दोगे, बिकॉज आपका माइंड फ्री हो जाएगा कि चल यार कर दे, कोई बात नहीं, खरीद ले, एक टी शर्ट और खरीद ले, एक शर्ट और खरीद ले, नेक्स्ट महीने सैलरी बढ़कर आनी है। तो अपने आप ना एक कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आपको पता लगे कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस आगे जाके डिक्रीज करने वाला, तो आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे। अगर आपको पता लगे आपकी इनकम जो है, आपकी बेसिकली जो सैलरी है वो कम हो जाए, तो आप प्रोडक्ट की डिमांड्स को कम कर दोगे। सिंपल। ये सब क्या है, ये सब फ्यूचर प्रोडिक्शंस है। अगर मुझे पता हो कि भाई मेरे पास मानो एक लेटर आ जाए कि भाई आपको हमने नौकरी से निकाल दिया, जितने फालतू खर्चे होंगे मैं उसी टाइम सब बंद कर दूंगा। दिस इज बेसिक कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, और रिसेंट हमारी साथ दुनिया में हुआ है, दैट इज कोविड। कोविड 19 पे लोगों के पास दो चीज सामने आई। एक, लोगों को लगा कि जितना भी दुनिया में दुकानों में जो राशन का सामान है वो खत्म हो जाएगा, तो लोगों ने सडनली उसकी डिमांड इंक्रीज कर दी। लोगों को लगा कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड इंक्रीज हो गई। बच्चों को तो पढ़ाना ही है ना, बच्चों को तो पढ़ाना ही है, कि जब स्कूल की फीस नहीं भरनी है तो ऑनलाइन क्लासेस दिवानी चालू कर दी। जब बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई वहीं पर। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट की बात हुई है। नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूं, जब लोगों को लगा कि अगले महीने सैलरी नहीं आएगी, तो लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिया, यानी कि अननेसेसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम कर दिया। कोई भी कोविड के टाइम पे आइसक्रीम मंगा के नहीं खा रहा था। कोई भी कोविड के टाइम पे आइसक्रीम, मिठाइयां, स्वीट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर रहा था जिसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं। मैं आपको अपने घर की बात कर रहा हूं। मुझे याद है कि कोविड के 1 साल बाद तक भी हमने कोई शॉपिंग नहीं करी थी, बिकॉज वी वर इन शॉक कि यार अगर दोबारा कोविड हो गया तो जो पैसे आ रहे हैं, जो सैलरी आ रही है, उसको बचा कर रखो। वो क्या है, ये सब फ्यूचर की बात है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज टॉक अबाउट फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हैं, जो
हमें लग रहा है कि जो फ्यूचर में हो सकता है, कि मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर फ्यूचर के अंदर बढ़ जाएगा, मैं उसको परचेज कर लूँ, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और मुझे लगता है कि स्विगी का शेयर मार्केट में, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं और स्विगी का शेयर फ्यूचर में गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सेल कर दूंगा, सप्लाई बढ़ा दूंगा, उसकी डिमांड कम कर दूंगा, सप्लाई बढ़ा दूंगा। तो ये क्या है, ऑल दीज आर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। सिंपल, उससे किसी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती है। ठीक है दोस्त, ये सब हमारे हमारे हुए। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल आपके सामने, जैसे आपको ये ऐड दिखती है कभी कभी कि अमेजोन का बिग बिलियन डेज सेल, सॉरी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज सेल, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। जब आपको ये ऐड दिखती है तो आपको पता लगता है कि जो प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए का मिलेगा ऑनलाइन, अब वो जब ये सेल स्टार्ट होंगी तो आपका प्रोडक्ट को 20% 30% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो आपको आपके माइंड में ना एक लूप चलना चालू हो जाता है, एक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है कि अब मुझे 23 तारीख को, जैसे लिखा ना, स्टार्ट एट 23 सितंबर, और आपको एक फोन खरीदना, आपको एक लैपटॉप खरीदना जो 35,000 का है, आपको पता है कि इस सेल में वो 30,000 रुपए का मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि अगर आप नहीं भी खरीदना चाह रहे थे अभी, तो आपको पता है कि अब सेल आ गई है यार, अब खरीद ले, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या होगा ना कि ये जो बिग बिलियन डेज सेल है, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की जो सेल है, वो आपके कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ खेल के डिमांड्स को क्रिएट करती है मार्केट में, डिमांड को क्रिएट करती है मार्केट में। ठीक है ना, ऐसा भी कहते हैं कि अभी खरीद लो, बाद में पे कर देना। तो इन इन वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है और उसकी वजह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई चेंज होती है। वेरी सिंपल। लास्ट हम बात करेंगे अदर फैक्टर की, एज, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन। बहुत मैटर करता है कि अगर किसी इकोनॉमी, किसी कंट्री के अंदर एल्डर पीपल ज्यादा हैं, तो वहां पर मेडिसिन की, हेल्थ केयर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। किसी इकोनॉमी के अंदर यंग लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर एजुकेशन, या फिर आप बोलो होटल इंडस्ट्री, डिमांड ज्यादा होगी। मतलब किस इकोनॉमी के अंदर किस एज के लोग रहते हैं, या किस पर्टिकुलर सिटी में, किस पर्टिकुलर एरिया में किस एज के लोग रहते हैं, वहां पर उसके अकॉर्डिंग डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करती है। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम पहली पहली रिसर्च यही करते हैं कि जहां पर मैं दुकान खोलना चाहता हूं, वहां पर जो जनरेशन है, क्या यंग है या बुजुर्ग है या फिर सब नॉर्मल है। जैसे मानो मुझे मोमोज की रेडी लगानी है, मेरा मन करता है कि पढ़ाई वढ़ाई, ये पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैं मोमोज की रेडी कहां लगाऊंगा, जहां पर बहुत सारे यंग लोग आते हैं, जहां पर स्कूल हो आसपास, जहां पे आसपास कॉलेजेस हो, जहां पे आसपास होटल्स हो, होटल नहीं हॉस्टल्स हो, जहां पर शाम को 1000 बच्चा उस मार्केट में घूमने आता हो, जो 1000 में से 100 बच्चा मेरे मोमोज खा ले, तो पैसा ही पैसा। ठीक है ना दोस्त। लेवल ऑफ नेशनल इनकम, वेरी सिंपल। इफ नेशनल इनकम इज गुड, या नेशनल इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम है डिमांड कम होगी। वेरी सिंपल, इसको मैं ऑलरेडी में नहीं जाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये पॉइंट बात करता है इक्वालिटी, ये पॉइंट बात करता है इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी मतलब सब लोगों के पास पैसा है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। अगर सब लोगों के पास बहुत इनइक्वालिटी, यानी कि कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है, जैसे इंडिया में कई बार देखने को मिलता है, तो वहां पर डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि मानो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप खाओगे तो 4 रोटी, कि थोड़ी 20 रोटी खा जाओगे। लेकिन वहीं पर जिस इंसान के पास 4 रोटी की भूख है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो डिमांड ही क्रिएट नहीं कर सकता, तो वो 1 रोटी खाएगा। अगर इक्वालिटी होगी तो जिसके पास बहुत पैसा है वो भी 4 रोटी खा सकता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो भी 4 रोटी खा सकता है, तो 8 रोटी की डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन इनइक्वालिटी होगी तो 5 रोटी की डिमांड क्रिएट होगी। दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इकोनॉमी के अंदर इक्वालिटी है, अगर फाइनेंशियल इक्वालिटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पर डिमांड ज्यादा होगी, डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी होगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट बात करो क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा होगी, जब मनी सप्लाई ज्यादा है तो डेफिनेटली डिमांड ज्यादा होगी। वेरी सिंपल।
गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस लिबरल है, इजी है, नॉर्मल, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस वेरी इजीली, यू कैन गेट अ लोन वेरी इजीली, तो वहां पर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज रेगुलेशंस बहुत टाइट हैं तो वहां पर डिमांड कम होगी। ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पानी पीने के बाद डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन की बहुत सिंपल सी बात है, हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स की बात करने, क्या क्या बात हमने बात करा, प्राइस की बात करी हमने, इनकम की बात करी, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, हमने रिलेटेड गुड्स की बात करी, प्राइस और रिलेटेड गुड्स की बात करी, हमने पॉपुलेशन की बात करी, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करी, है ना। जब मैं इन सबको एक मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर लिख दूं उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, यही पूछेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या बोलते हैं, आपके सामने 4 डेफिनेशंस आएंगी, 4 में से आपने एक करेक्ट टिक करनी है, उसके आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। When we express the relationship between demand and its determinants mathematically, very simple, the relationship is known as demand function। इस बात से आगे कोई बात याद मत करना कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को थ्योरी वे में ना एक्सप्रेस करके मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं, दैट नोन एज डिमांड फंक्शन। वेरी सिंपल, देख लेते हैं आगे। A simple demand function may be expressed as follows, this is the quantity demanded, this is the function, and यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सब डिटर्मिनेंट है। देखते हैं, देखो P is X is talking about price of a commodity, Y is talking about income of a consumer, PR is talking about price of related goods जैसे complementary goods, substitute goods, PO is talking about population, and last this T is talking about taste and preference। हमने यही सब पढ़ा है ना अभी, हमने पढ़ा कि प्राइस से कैसे डिटरमाइन होती है डिमांड, इनकम से कैसे डिटरमाइन होती है डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से कैसे डिमांड डिटरमाइन होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी डिमांड कम होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से डिमांड कैसे डिफर करती है, हमने ये सब पढ़ लिया। उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं इन सबको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा हूं तो उस टाइम पे इस चीज को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। वेरी सिंपल, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। सिंपल हम बात पहले समझ चुके कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल बात करता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसके आगे लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं बोलता। एल्फ्रेड मार्शल हमारे प्यारे से अंकल हैं, यहां पे इनको तिलक लगाए थे अंकल के हम, ठीक है ना। तो द लॉ स्टेट्स दैट नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस, यानी कि यहां पर हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दोनों के रिलेशनशिप, दोनों के रिश्ते के बारे में बात करता है। अब रिश्ता नाजायज है कि जायज है ये अलग बात है, लेकिन ये बात ये कर रहा है कि भाई इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में रिश्ता क्या है। सिंपल, आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स the demand for the good rises, and when prices rises the demand falls। हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े, हमने प्राइस पढ़ा, इनकम पढ़ा, हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पढ़ा, हमने पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा, हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारे इंडिकेटर डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा। एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड is only talks about price। अंकल बोलते हैं कि when all the other factors are constant, when all the other factors are same except the price of the product, सारे डिटर्मिनेंट्स को सेम रख दो, उस टाइम पे अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी, और अगर प्राइस
डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी। अगर मेरे पीछे कोई 2-4 वर्ड छुप जाते हैं तो सुन लेना उसको। मैं तो ये बोलता हूं कि साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते चला करो, साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते चला करो कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन अंकल ने एक शर्त रख दी। अंकल ने बोला व्हेन ऑल द अदर डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट द प्राइस आर कांस्टेंट और आर सेम, वी आर एज्यूमिंग दिस थिंग, तब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल। आगे बढ़े। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, थोड़ा सा रंगीन वे में समझते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे इस अलग स्लाइड को लगाने का कोई मुझे खास समझ आया नहीं मतलब, लेकिन मैंने फिर भी लगा दी, थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, जब प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई। ये है आपका सिंपल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, जो बात करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। ठीक है दोस्त, देखो इस बात को ना अभी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सिंपल। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कि जब एक आइसक्रीम का प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, जब आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपए है तो उसकी डिमांड है 10 स्कूप इन अ वीक। अलग समझ लो। जब प्राइस 40 हो गया तो उसकी डिमांड होगी 20 स्कूप इन अ वीक। जब प्राइस 30 हुआ तो डिमांड हो गई 30 स्कूप इन अ वीक। जब प्राइस 20 हुआ तो 40 स्कूप, और जब प्राइस 10 हुआ तो 50 स्कूप। जब इस चीज को मैं डिमांड को समझाते हुए एक टेबल के अंदर डिवाइड कर दूं, जब मैं इस पूरे डिमांड के कॉन्सेप्ट को एक टेबल के अंदर लिख दूं तो उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। बहुत सिंपल, इसके आगे समझना ही नहीं है। पढ़ लेते दोबारा एक बार। डिमांड स्केड्यूल shows the tabular relationship between the price of a commodity and quantity demanded। देख लो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जब 50 है तो 10 डिमांड है, जब 40 तो 20, जब 30 तो 30, 20 तो 40, 10 तो 50। और बहुत सिंपल बात यहां पर हो रही है कि जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। चलो यहां पर दो तरह की डिमांड पढ़नी होती है हमें, एक इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड मार्केट डिमांड। दो तरह की डिमांड है, वन इज इंडिविजुअल, सेकंड इज मार्केट। नाम समझ आ जाएगा क्या होता है, और आगे समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल पर्सन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर टॉकिंग अबाउट मी, यू आर टॉकिंग अबाउट मी, यू आर टॉकिंग अबाउट मी। तो अगर आप सिर्फ मेरी डिमांड को देखो तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि आप इंडिविजुअल की डिमांड देख रहे हो, है ना। तो इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन बना कि जब आइसक्रीम का प्राइस 60 रुपए है तो मेरी डिमांड एक वीक में सिर्फ 0 है, मेरे पास 60 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। जब आइसक्रीम का प्राइस 60 रुपए है तो मैं एक भी कप नहीं खरीद रहा। सेकंड, जब 50 रुपीज है तो मैं 2 कप खरीदता हूं, जब 40 है तो मैं 4 कप खरीदता हूं, जब 30 है तो मैं 6 पीस खरीदता हूं, जब 20 है तो मैं 8 पीस खरीदता हूं। जब मैंने इसको टेबल के अंदर दिखा दिया तो वहां पर मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा कि एक कॉम्बिनेशन ये वाला है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, और एक कॉम्बिनेशन ये है। अगर जब मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशंस को, इन रिलेशनशिप्स को, मतलब 60 रुपए मतलब कितना प्राइस है आइसक्रीम का और उसके अकॉर्डिंग मैं कितनी डिमांड कर रहा हूं पर वीक, जब मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक टेबल के अंदर डाल दिया तो उसको बोलूंगा मैं डिमांड स्केड्यूल।
ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो यहां हम लिख लेते हैं इसका प्राइस, मतलब 20, 30, 40, 50 और 60, 2, 4, 6, 8, ठीक है। जब प्राइस 60 है तो डिमांड 0 है, ठीक है। जब प्राइस 50 है तो डिमांड कितनी है, ये कर लो 2, 4, 6, 8। जब प्राइस 5 है तो कितनी डिमांड है, 2 पीस। जब प्राइस 40 है तो कितनी डिमांड है, 4 पीस। जब प्राइस 30 है तो कितनी डिमांड है, 6 पीस। जब प्राइस 20 है तो कितनी डिमांड है, 8 पीस। इन चारों को मिला दूंगा, बहुत साफ सुथरा नहीं बनेगा, इसको बोलेंगे हम डिमांड कर्व। ये बनेगा हमारा डिमांड कर्व। किसी भी डिमांड कर्व को बनाने के लिए मुझे एक डिमांड शेड्यूल की, डिमांड शेड्यूल की जरूरत पड़ती है, तभी मैं एक डिमांड कर्व बना सकता हूं, ठीक है दोस्त। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो गोले हैं यहां पर, ये 1, 2, 3, 4, और ये यहां भी जाके मिलेगा, ये यहां जाके मिलेगा, क्योंकि 60 पे 0 डिमांड है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है, ये कॉम्बिनेशन सी है, ये डी है, और ये कॉम्बिनेशन ई है, ठीक है दोस्त। तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन। वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है दोस्त। इसी तरीके से मानो अभी तो लास्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टोटल डिमांड की, मतलब मार्केट के अंदर 3 लोग हैं, ए, बी और सी, मतलब ए, बी, सी, ये तीनों एक अलग अलग, कौन है, ये 3 एक अलग अलग 3 इंडिविजुअल है, ठीक है। और ये मार्केट के अंदर आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं। जब आइसक्रीम 10 रुपए की है तो ए 5 खरीदता है, बी 10 खरीदता है, और सी 12 आइसक्रीम खरीदता है। सेम अलग पॉइंट पे जब वो 20 रुपए की हुई तो वो ए ने 4 खरीदी, बी ने 8 खरीदी, और सी ने 10 खरीदी। सेम एंड गोज ऑन, सिंपल, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत सिंपल पॉइंट हुआ ये वाला कि भाई 5, 10, 12, और जब मैं इन तीनों की डिमांड को यहां पर प्लस कर दूंगा तो निकल कर आएगी टोटल डिमांड, कि मार्केट में टोटल डिमांड, कि जब प्राइस 10 रुपए है तो टोटल डिमांड 27 है, जब प्राइस 20 है टोटल डिमांड 22 है, जब प्राइस 30 है टोटल डिमांड 17 है, जब प्राइस 40 है टोटल डिमांड 12 है, जब प्राइस 50 है टोटल डिमांड 7 है। सिंपल बात है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। देख लो चाहे आप, ये प्राइस यहां पर बढ़ रहा है, देखो ना 10, 20, 30, 40, देखो अब यहां से प्राइस प्लस हुआ, यहां पे डिमांड माइनस हुई। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी फॉर नॉर्मल प्रोडक्ट्स। और जब मैं किसी मार्केट के अलग अलग जो इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को जोड़ दूंगा तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। और देखो ऐसा तो होता भी नहीं है ना यार कि मार्केट में सिर्फ अकेला पर्सन को डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की। अब एक आइसक्रीम की दुकान पे क्या अकेला मैं खाने जाऊंगा, नहीं। एक आइसक्रीम की दुकान पे महीने में कम से कम 1000 लोग खाने आएंगे। तो अगर मुझे उस आइसक्रीम की दुकान की टोटल डिमांड निकालनी तो मुझे सबका डेटा को प्लस करना पड़ेगा कि सब कस्टमर ने कितनी आइसक्रीम परचेज करी है, टोटल डिमांड कितनी, तो निकलेगी टोटल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज टॉक्स अबाउट अ इंडिविजुअल डिमांड स्ट्रक्चर। मार्केट डिमांड शेड्यूल टॉक्स अबाउट टोटल डिमांड। ये बात ध्यान रखना, एग्जांपल इसमें अलग कुछ नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, आपको टेबल दी जाती है, ये टेबल दी गई है, इसका टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालो। यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर आपने मार्केट डिमांड शेड्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर नहीं पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो प्राइस 4 पे X 10, Y 5 और Z 4 गुड्स की या क्वांटिटी की डिमांड करता है। टोटल डिमांड कितनी होगी, इन तीनों को प्लस कर दो, ये होगा 19, इनको प्लस करो, ये होगा 15, इनको प्लस करो, ये होगा 11, ये होगा 7। अगर कोई जमा घटा में गलती हो तो अपने भाई को माफ कर देना। और मैं आपको बता रहा हूं जो जो डिमांड स्केड्यूल हम आज बना रहे हैं, ट्राई करना है कि उनका ग्राफ बनाओ, ट्राई करना है कि उनका ग्राफ बनाओ। यहां पर भी सेम पॉइंट है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, सिंपल पॉइंट है यहां पर भी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स
रिलेशनशिप। ठीक है दोस्त, ये बातें नहीं भूलनी है क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। इस पॉइंट पे ये दो कॉन्सेप्ट आपके स्टार्टिंग के, एक वेबलन गुड और सेकंड गिफन गुड्स, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये वो सिंपल सी पॉइंट है। थर्ड इज फियर ऑफ शॉर्टेज, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, चेंज इन वेदर। इनके बारे में सिर्फ हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी पॉइंट है। अब देखो, मानो मैं आपको बात करता हूं कोविड के टाइम की, बात करता हूं कोविड के टाइम की। कोविड के टाइम पे लोगों को क्या लगा कि जो नॉर्मल जैसे दाल, चावल और कुछ भी आप मान लो, इन सब की जो सप्लाई है, इन सब की जो सप्लाई है वो कम होने वाली है, इन सब की सप्लाई कम होने वाली है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब दाल या फिर राइस का प्राइस बढ़ा तो इनकी डिमांड बढ़ी, तो इनकी डिमांड बढ़ी। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जो इस लॉ ऑफ डिमांड को गलत साबित कर दे, यानी कि जब प्राइस बढ़े साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़े, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। दुनिया में कोई भी चीज 100% करेक्ट नहीं होती, हर चीज का एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। हर किसी को गोवा जाके मजा आता है, ये एक जनरल एक स्टेटमेंट है, लेकिन आपको ऐसे लोग भी होंगे जिनको गोवा जाके मजा नहीं आता, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो एक्सेप्शंस हर चीज में होती हैं। कहते हैं राजमा चावल हर किसी को पसंद है, कुछ लोग ऐसे जो राजमा चावल पसंद ही नहीं है। आइसक्रीम सबको पसंद है, लेकिन वहां पर भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। मूवीज देखना सबको पसंद है, वहां भी एक्सेप्शंस हैं जिन्हें नहीं पसंद। तो यहां पर पॉइंट यह है कि लॉ ऑफ डिमांड जो बहुत सिंपल और साफ बात करता है कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी, उसके भी एक्सेप्शंस हैं मार्केट में। एक्सेप्शन का मतलब है कि जब कोई सिचुएशन सिंपल लॉ ऑफ डिमांड को गलत साबित कर दे, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। वेरी सिंपल। क्या दोस्त, तो अगर मैं बात करूं वेबलन और गिफन गुड्स, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे फियर ऑफ शॉर्टेज की। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं डे टू डे लाइफ में यूज करता हूं, अगर आने वाले महीनों में उसकी शॉर्टेज होने वाली है या उसकी सप्लाई कम होने वाली है किसी वजह से, तो मैं उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दूंगा, चाहे उसका प्राइस बढ़ रहा हो। जैसे मैंने आपसे यहां बात करी दाल और चावल की, कोविड के टाइम पे लोगों को लगा कि भाई शॉर्टेज हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो लोगों ने भीड़ लगा दी दुकानों के बाहर। दुकानदारों ने 100 रुपए किलो वाले चावल 200 रुपए किलो बेचे, लोगों ने तब भी खरीदे। दुकानदार ने 20 रुपए किलो वाली दाल 40 रुपए किलो बेची, लोगों ने तब भी खरीदी। तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन देखने को मिला कि जब प्राइस बढ़ रहा है तब भी लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ी। क्योंकि वहां पर जो पॉइंट है वो पॉइंट प्राइस से डिसाइड नहीं हो रहा, वो वहां पर फियर ऑफ शॉर्टेज से डिसाइड हो रहा है। तो प्राइस बढ़ता है तो बढ़ जाए, हमें तो ये चीज चाहिए। दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ फियर ऑफ शॉर्टेज। सेकेंड इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। दोबारा मैं एग्जांपल लूंगा कोविड। कोविड के टाइम पे मेडिसिन, एक मेडिसिन थी अगर आपको याद हो, डोलो, जिसका बहुत बड़ा स्कैम भी निकल के आया बाद में, डोलो, कॉम्बी फ्लेम। ये कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिसमें जिस मेडिसिन ने कोविड के टाइम पे लोगों को फीवर जब हुआ तो एक गोली से फीवर उतर जाता था। और डोलो मेडिसिन इतनी हैवी है कि आपको अगर फीवर है ना बहुत तेजी से, तो आप डोलो मेडिसिन खा लो, आपका फीवर 10 मिनट में उतर जाएगा, दोबारा हो जाएगा 5 घंटे बाद, लेकिन तभी तब उतर जाएगा और आप अपनी बॉडी के अंदर चुस्ती फुर्ती एकदम थोड़ी सी ना आलस चली जाएगी। और कोविड के टाइम पे लोगों के मन में एक डर था कि भाई मर सकते हैं, तो वहां पर डोलो का प्राइस अगर 5 रुपए था तो भी लोगों ने खरीदी, जब डोलो का प्राइस 10 रुपए हुआ तो भी लोगों ने खरीदी। तो वहां पर क्या हुआ कि जो बेसिक फिनोमेना है लॉ ऑफ डिमांड का, मैं ऊपर वाला पॉइंट डिलीट कर रहा हूं यहां पे,
हम बात कर रहे हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ की, कि जब डोलो का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम नहीं, उसकी डिमांड बढ़ गई। मतलब उल्टा हो गया, यानी कि एक्सेप्शन हो गया। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है ये, कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेलिंग गलत तो माफ कर देना, कोई बात नहीं। जब उनका प्राइस बढ़ा, मतलब उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उनका प्राइस बढ़ता जा रहा था और लोग डिमांड करते जा रहे थे, क्योंकि वहां पर लोगों को अपनी लाइफ की नेसेसिटी की जरूरत थी। वहां लोग चाहते थे कि जो नेसेसरी है वो जरूरी है। बाद में देखेंगे कि पैसे बचे हैं कि नहीं बचे, पहले अपने घर के लोगों को बचा लो, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो वहां पर एक्सेप्शंस देखने को मिलती है लॉ ऑफ डिमांड को। वहां पर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कोई नहीं सोचता, वहां सिर्फ लोग नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, फियर ऑफ शॉर्टेज के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जिसके बारे में पहले बात भी कर चुके हैं कि भाई अगर मैं बोलूं कि टाटा मोटर्स का प्राइस, के शेयर का प्राइस आज 500 रुपए है, और मैं बोलूं कि अगले महीने ये शेयर 800 रुपए का हो जाएगा, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर ये प्रोडक्ट 500 की जगह 600 का हो जाए 2 दिन बाद, तब भी लोग इसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि अभी तो 500 से 600 हुआ है, लेकिन ये अगले महीने 800 रुपए का हो जाएगा, तो हम पैसे कमा लेंगे। तो क्या होगा, इस टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड का जो रियल लॉ है वो यहां पर फेल हो गया। ऐसा सिचुएशन बनी कि एक्सेप्शन हो गई, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर लॉ ऑफ डिमांड में आपको लगे कि वो फेल हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट इज चेंज इन वेदर। मानो एकदम से आप किसी हिल स्टेशन गए हुए हो और बहुत तेजी से वहां पर ठंड पड़ गई, स्नोफॉल हो गया। आपके पास एक जैकेट है, आप दुकान पे गए, दुकानदार ने बोला कि भैया, आपने बोला भैया जैकेट चाहिए, दुकानदार बोला भैया जैकेट 15,000 रुपए की है, 15,000 रुपए की। आपने कहा भाई ये जैकेट तो 5,000 की मिलती है, आप 15,000 की क्यों बेच रहे हो? उसने कहा देखो मैडम, लेना है लो, नहीं लेनी मत लो। लेकिन उसको पता है कि आपको उस टाइम पे इतनी ठंड लग रही है कि आप लोगे, और दुकान भी एक ही खुली हुई है, वेदर चेंज हो गया, ऐसा सिचुएशन बन चुकी है कि जैकेट खरीदने का वाला ऑप्शन नहीं है। तो वहां पर क्या होगा ना, कि जब जैकेट का प्राइस बढ़ गया तब भी आपने डिमांड कर दी उसकी। सर्दियों के अंदर अगर वूलन क्लोथ्स महंगे हो जाएंगे और आपको खरीदने पड़ेंगे, तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो भी आप डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड देखने को मिले। सिंपल पॉइंट मेरा कहने का यहां पर यह है कि जब ऐसे सिचुएशंस सामने आपके बन के आती हैं जहां पे आप सिंपल लॉ ऑफ डिमांड को छोड़ के उसके एक्सेप्शंस पे चलते हो, कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, जब प्राइस घट रहा है तो डिमांड घट रही है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता। लॉ ऑफ डिमांड इसका उल्टा बोलता है। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा एक बार, आपने आई थिंक अभी तक ये समझ लिया होगा। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कि एक्सेप्शन क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ गई, जब प्राइस घटा तो डिमांड भी घट गई। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल। ठीक है दोस्त, आई एम श्योर कि आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर दो गुड्स की। एक है हमारा वेबलन गुड्स, जिनको हम लग्जरी गुड्स बोलते हैं, एक है हमारा गिफन गुड्स, जिसको हम, आप इनको लो इनकम गुड्स बोल सकते हो, या फिर इंफीरियर गुड्स बोल सकते हो। ठीक है दोस्त, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स का मतलब क्या है? लग्जरी गुड्स का मतलब है, एग्जांपल लेते हैं हम पहले, जैसे स्पोर्ट्स कार्स, लग्जरी वॉचेस, और लग्जरी बैग्स, लग्जरी परफ्यूम्स।
ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो लोग ना रिक्वायरमेंट्स या वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं खरीदते हैं, इन्हें खरीदते हैं लोग स्टेटस सिंबल शो करने के लिए, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव दिखने के लिए, या फिर रिच दिखने के लिए। मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, मैं 10 लाख रुपए वाली गाड़ी से भी कर सकता हूं और 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं 1 करोड़ रुपए की गाड़ी तब खरीदूंगा जब मुझे लोगों से अलग दिखना है, यानी कि स्नूब इफेक्ट। जब मुझे स्टेटस सिंबल के लिए उस गाड़ी को यूज करना है तो मैं 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी खरीदूंगा, जिसको बोलते हैं लग्जरी गुड्स। ऐसे लग्जरी वॉचेस भी आती हैं, डेफिनेटली आप और मेरे जैसे लोग 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक की घड़ी पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं। तो क्या है ना कि वो क्यों पहन रहे हैं, टाइम तो भी वही दिखाएगी जो आपको 20,000 वाली दिखाएगी। मानो एक घड़ी का प्राइस है 20,000 रुपीज, एक घड़ी का प्राइस है 2 लाख रुपीज, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन दोनों की ना एक कमाल की बात, दोनों टाइम सेम दिखाएंगी, दोनों टाइम सेम दिखाएंगी। तो यहां पर क्या होगा ना, इस तरह के गुड्स को बोलते हैं वेबलेन गुड्स, यानी कि जो गुड्स आपको बाकियों से अलग बना दें उसको बोलते हैं वेबलेन गुड्स, यानी कि लग्जरी गुड्स, जो सिर्फ रईस लोग खरीदते हैं। और जो लोग बहुत रिच होते हैं ना यार, उनका एक अलग फिनोमेना चलता है कि वो वही गुड्स खरीदेंगे जो उनको बाकियों से अलग बनाए। आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड कैसे एक्सेप्शन की तरह काम करता है। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाए। हम बात करेंगे यहां पर वेबलेन गुड्स की, हम बात करेंगे यहां पर वेबलेन या फिर लग्जरी गुड्स की। वेबलेन और लग्जरी गुड्स में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। कि अगर आज मर्सिडीज की गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, 1 करोड़ रुपए की है, और अगर 2 महीने बाद मर्सिडीज की गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख रुपीस की हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी? नहीं, जिसने मर्सिडीज खरीदनी है वो तब भी खरीद लेगा। तो लेकिन उसको एक बात यही पता है कि अगर कोई पर्सन 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज खरीद रहा है, 1 करोड़ रुपए की मर्क या बीएमडब्ल्यू खरीद रहा है, तो उसको पता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, तभी वो मर्सिडीज खरीद रहा है बाकी लोगों से अलग दिखने के लिए। इसे बोलते हैं वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है कि जब वेबलेन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब इनका प्राइस कम होगा तो उससे डिमांड का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि इनका प्राइस कम होता ही नहीं, क्योंकि लग्जरी गुड्स है। कि जब इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात तो देखो ये वाली है। ये है आपका एक तरीके से एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये आपका वेबलेन गुड्स आपके सामने एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया पहले ही कि लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घड़ियां, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी परफ्यूम्स। तो ऐसे में सोचना कि 2,000 रुपए का परफ्यूम लग्जरी होता है। लग्जरी परफ्यूम्स 10,000 के भी नहीं होते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, सर 70,000 रुपीज, उसे बोलते हैं लग्जरी परफ्यूम्स, जिन्हें हमेशा बहुत रिच लोग खरीदते हैं। अब आप और मेरे जैसे लोग एक फोक की बोतल में दूसरी फोक की बोतल फ्री ढूंढते हैं, तो हम लग्जरी परफ्यूम नहीं खरीदते, है ना। हमारे लिए परफ्यूम वही आते हैं जो हम 200-400 का खरीद लेते हैं। मैक्सिमम हद मार देंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे तो 2,000-5,000 का खरीद लेंगे। वो लग्जरी परफ्यूम्स नहीं होते हैं। लग्जरी परफ्यूम्स बहुत महंगे आते हैं और वो बहुत रिच लोग खरीदते हैं। ठीक है दोस्त, ये है वेबलेन गुड्स आपके लिए। नेक्स्ट आपसे बात करूं मैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स होते हैं आपके लो इनकम गुड्स। एक्सेप्शन समझते हैं, एक्सेप्शन क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल है। बट इफ आई टॉक अबाउट गिफन गुड्स, गिफन गुड्स क्या बोलता है कि जब प्राइस कम हो जाएगा तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। चक्कर खाए कोई बात नहीं, समझाता हूं अभी कैसे। कि सर क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, अब तो क्लास भी इतनी लंबी हो गई। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। गिफन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनका प्राइस कम हो जाएगा तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी।
ये ऐसे गुड्स है जिनको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, जैसे कि चीप या फिर फेक प्रोडक्ट्स, या फिर बोलो आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये है आपके लिए गिवन गुड। अब एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। मानो कि आपकी इनकम है, देखो गिवन गुड्स ना दो तरीके समझेंगे, एक तो जब प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और दूसरा जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आप इनकी डिमांड को कम कर दोगे, इन्हें बोलते हैं गिवन गुड। सिंपल सी बात तो ये वाली है। देखो मैं आपको समझाता हूं कि पहले बेसिक काम कैसे होता है। मानो आपके पास एक, आपकी इनकम 50,000 तो आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदोगे, आप एक सेकेंड हैंड कार खरीदोगे। लेकिन जहां आपकी इनकम 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाए तो आप फर्स्ट हैंड कार खरीदोगे, मतलब आप एक नई गाड़ी खरीदोगे। तो वैसे तो अगर लोग बोलते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए प्रोडक्ट की, तो वैसे तो अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपको सेकेंड हैंड कार खरीदनी चाहिए थी, एक और खरीद लो। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने फर्स्ट हैंड कार खरीदी। तो यहां पर सेकेंड हैंड कार आर नोन एज इंफीरियर गुड्स। सेकेंड हैंड कार्स गिवन गुड्स नहीं है, लेकिन इंफीरियर गुड्स है। हम समझेंगे कि गिवन गुड्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो, मानो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, और आप 100 रुपीज से हर महीने 70 रुपीज के राइस खरीदते हो और 30 रुपीज के फ्रूट्स खरीदते हो, ठीक है। आपने कहा चलो भाई जितने हमें राइस चाहिए वो 70 रुपीज के आ जाते हैं, और जो हमें फ्रूट्स चाहिए वो 30 रुपए बचे हुए फ्रूट्स खरीद लो, है ना। तो आपने बोला कि 100 रुपीज ऐसे स्पेंड करूं, आपके 100 रुपीज इनकम, अभी कोई सेविंग नहीं हो रही। एकदम से क्या पता लगता है कि जो राइस का प्राइस है वो 70 रुपीज पर केजी था, वो बढ़ के 90 रुपीज पर केजी हो गया। तो यहां पे क्या हो, बेसिकली यहां पर प्राइस बढ़ गया है ना, यहां पर प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको डिमांड कम करनी चाहिए थी। लॉजिक, लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता है ना, लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता है, लेकिन आपको मैं गलत साबित कर दूंगा अभी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर इस राइस का प्राइस 70 की जगह 90 के रुपीज केजी हो गया है तो आपको इसकी डिमांड कम कर देनी है। गिवन गुड्स में क्या होता है, गिवन गुड्स का जब प्राइस बढ़ेगा आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे। वेबलन गुड्स और गिवन गुड्स दोनों के अंदर यही होता है कि जब इनका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। हमने पहले समझा ना कि जब प्राइस बढ़ा वेबलन गुड्स में तो इसकी डिमांड बढ़ी। गिवन गुड्स के अंदर भी यही है कि जब प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड बढ़ी। गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स का एक पार्ट है, लेकिन उसके अंदर एक अलग कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। इससे पहले जो हमने बात करी वो हमने बात करी थी, जो मैंने अभी रब किया इस सेम स्लाइड पे, हमने बात करी थी इंफीरियर गुड्स के बारे में। लेकिन अभी बात कर रहा हूं मैं गिवन गुड्स के बारे में। गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स का पार्ट है, बट देखो एवरी गिवन गुड इज एन इंफीरियर गुड, बट एवरी इंफीरियर गुड इज नॉट अ गिवन गुड। वेरी सिंपल। तो यहां पर प्रोडक्ट, यहां पर जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ी। समझाता हूं कैसे। जब राइस 70 रुपीज केजी था वो 90 रुपीज केजी हो गया, तो आप जो 70 रुपीज खर्च करते थे अब उसको आपको 90 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। आपके बचे अब 10 रुपए, आपके बचे 10 रुपए। अब आप ये फ्रूट्स नहीं खरीद सकते, आप ये फ्रूट्स नहीं खरीद सकते, तो आप इन 10 रुपए के भी ना राइस ही खरीद लोगे। तो इस जहां पर आप 70 रुपीज के राइस खरीदते थे 1 kg, अब आप 100 रुपीज के राइस खरीदो जिसके अंदर आपके 1 kg से ज्यादा राइस आएंगे। मतलब जब प्राइस बढ़ा, एक तो आपने डिमांड कम नहीं करी, दूसरा आपने डिमांड बढ़ा दी। ये होते हैं गिवन गुड्स, क्योंकि आपके पास फ्रूट खरीदने के पैसे ही नहीं बचे। तो आपने सोचा कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स फ्रूट हमारी फुलफिल कर रहा था, वो रिक्वायरमेंट हम एक्स्ट्रा राइस खरीद के फुलफिल कर ले, क्योंकि हम अब फ्रूट नहीं खरीद सकते। तो अगर आपको कोई गुड्स इसलिए खरीदने पड़ रहे हैं जिससे आपकी इनकम कम है, इस तरह के गुड्स को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है गिवन गुड्स का, जो मैंने आपको अभी समझाया है। एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो ये बात जरूर याद रखना, ये वाली बात।
A given good is a low income non luxury product that defies standard economic and consumer demand theory. Demand for given good rises when the price rises. बेसिकली गिफन गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. यूजुअली जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. वो होते हैं नॉर्मल गुड्स. लेकिन नॉर्मल गुड्स के अलावा जो गुड्स है उनको बोलते हैं हम इंफीरियर गुड्स. और अलग तरह के गुड्स होते हैं. गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, वेबलन गुड्स, लग्जरी गुड्स, नॉन लग्जरी गुड्स, लो इनकम गुड्स, अलग चीजें हैं. ये टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर पड़ते हैं. तो आई एम श्योर कि आपको यहां पर ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं. अगर आपको कोई भी डाउट होता ना यार, तो वीडियो को बैक करके भी देखो एक बार, कि समझ नहीं आया तो बैक करके देख लो. ठीक है जी. हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं आज के. लास्ट हमारा टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द कर्व. इसके अंदर आप दो चीजें पढ़ेंगे. हम डिमांड कर्व के बारे की मूवमेंट में पढ़ते हैं. डिमांड कर्व की बेसिकली जो मूवमेंट है वो दो तरीके से होती है. एक अलोंग द डिमांड कर्व और एक शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. दोनों पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. मतलब जब एक डिमांड कर्व राइट या लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ डिमांड कर्व की मूवमेंट होगी. और यहां पर आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, यहां पर आप सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस को लेके बात करोगे. इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि एवरी अदर कांस्टेंट इज सेम, सॉरी एवरी अदर डिटर्मिनेंट, एवरी अदर फैक्टर कांस्टेंट है, सेम है, एक्सेप्ट द प्राइस. जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड. बहुत सिंपल. एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यहां पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस से होता है. और शिफ्ट जो होता है डिमांड कर्व में, वहां पर प्राइस कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है. सिंपल. इसमें मुझे लगता नहीं कि डाउट होना चाहिए किसी को भी. इस बात को भी समझ लो, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, हम सिर्फ प्राइस को माइंड में लेके पढ़ेंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट और व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट और लर्निंग अबाउट शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, वहां पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा. अभी आप सिर्फ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व समझो. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे प्राइस बढ़ेगा. देखो एक आपके सामने यहां पर ग्राफ है. यह आपका है P और यह आपका है Q. जब प्राइस 3,000 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 रुपीज है. जब प्राइस 3,000 से 4,000 रुपए हो गया, यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. वेरी सिंपल. यहां पर जब प्राइस कम हुआ तो यहां पर डिमांड बढ़ गई. दिस इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड. अब इसे समझो इतना, आगे हम इसको इंडिविजुअल समझेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. चलो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सपेंशन इन डिमांड की. सो व्हेन देयर इज अ एक्सपेंशन इन डिमांड, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड इंक्रीज कब करेगी? जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड. इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा. और मैंने एक ग्राफ बनाया, ये यहां मैं रखता हूं प्राइस, यहां मैं रखता हूं क्वांटिटी डिमांडेड. सॉरी, 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है. अगेन सॉरी, 10, 20, 30, 40 एंड 50. ठीक है दोस्त. यहां पर 2, 4, 6, 8 एंड 10.
ठीक है, ये समझाना आपको मैं। हम बात कर रहे हैं अभी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की। ठीक है जी, मानो एक प्रोडक्ट का जब प्राइस 30 रुपीज है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है 6 पीसेस, तो मैं एक पॉइंट यहां बना सकता हूं। जब मैं ये वाला पॉइंट बनाऊंगा तो इससे मेरा एक डिमांड कर्व बन जाएगा। मानो ये मेरा एक डिमांड कर्व बन गया और ये मेरा पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा हूं ए, जहां पर जब प्राइस 30 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड 6 पीसेज है। दिस इज माई कॉम्बिनेशन ए। ठीक है, यहां मेरा ये प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। जब प्राइस 30 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 6 पीसेज है। अब ये मेरा ग्राफ बनेगा, सिंपल है दोस्त। अब मानो प्राइस 30 की जगह 40 हो गया, तो ये मेरा पॉइंट हो गया P1 40 रुपीज। जब मेरा पॉइंट प्राइस 40 रुपीज हुआ तो मेरी क्वांटिटी की जो डिमांडेड है वो कम हो गई। मतलब मानो ये मेरा बना पॉइंट बी, जहां पर मेरा प्राइस जब 40 होता है तो क्वांटिटी 4, मतलब क्वांटिटी कम हो गई। इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसको बोलूंगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। वहीं पर जब मेरा प्राइस कम हो जाएगा, जब मेरा प्राइस कम हो जाएगा तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि व्हाट यू विल फाइंड कि जब आपका प्राइस कम हुआ, जब आपका प्राइस यहां पर कम हो तो आपकी डिमांड बढ़ गई। इसे ही बोलूंगा मैं एक्सपेंशन, इसे ही बोलूंगा मैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, कि जब प्राइस कम हो जाएगा तो एक पॉइंट मेरा यहां बनेगा, एक पॉइंट मेरा यहां बनेगा, इसे बोलूंगा मैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ये मेरा पॉइंट बनेगा पॉइंट सी। जब मेरा प्राइस 20 है तो मेरी क्वांटिटी 8 हो गई। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं कि भाई मेरा पॉइंट डिमांड का जो कर्व है, वो डिमांड के कर्व का जो पॉइंट है वो कैसे मूव करा, तो जब मेरी when there is an expansion in demand तो you will find there is a downward movement of this point। जो पॉइंट मेरा यहां बन रहा था पहले, अब वो पॉइंट यहां पर बन रहा है, तो इसको बोलूंगा मैं there is a downward shift, there is a downward shift of demand curve और along the demand curve। तो आपको समझाता हूं बात, यहां पर देखो कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसको बोलूंगा मैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, when there is an expansion in demand what you will find, you will find downward movement of demand, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ जो डिमांड वाला आपका पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। और when the quantity demanded rises due to decrease in price keeping other factors constant it is known as expansion in demand। यही बात हम पूरी स्लाइड में कर रहे हैं कि भाई एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है। ये बात हम पूरी स्लाइड में कर रहे हैं कि जब सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगा। तो जब प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करी, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। जब एक्सपेंशन इन डिमांड होगा तो आपका जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगी। यू विल फाउंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगी डिमांड कर्व की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। जैसे यहां पर जब प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई, यहां जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। वेरी सिंपल। अगर इसका मैं ग्राफ बनूं तो इसका ग्राफ देखो आपको ऐसा बनेगा कि एक प्राइस यहां पर था और ये क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो ये पॉइंट यहां का ऐसे मिला, इसका ऐसे एक ग्राफ बना। जब प्राइस आपका बढ़ गया P1 तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये आपका पॉइंट सामने ऐसे बनकर आएगा। जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पहले आपका कॉम्बिनेशन यहां बन रहा था, अब कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है, तो यू विल फाइंड व्हाट, अपवर्ड मूवमेंट। यू विल फाइंड अपवर्ड मूवमेंट, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, और जब एक्सपेंशन इन डिमांड होगा तो
डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है दोस्त, तो यहां पर भी सेम चीज लिखी है कि व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कि जब डिमांड कम हो जाएगी तो हम उसको डिक्रीज इन डिमांड ना बोल के हम उसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोल रहे हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि जब डिमांड कर्व, देखो एक आपका डिमांड कर्व ये वाला है, दिस वन, जब ये राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व पहले आपका यहां पर था, अब ये शिफ्ट होके यहां आ गया है, या फिर शिफ्ट होके यहां आ गया। अब शिफ्ट क्यों होता है हम वो समझेंगे। दो तरह का शिफ्ट होता है, वन इज राइट वर्ड शिफ्ट, सेकंड इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। राइट साइड शिफ्ट होगा ओरिजिनल डिमांड कर्व के, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व के, तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। यहां पर आपको एक पॉइंट क्या करना है, समझना है कि प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहता है और डिमांड में डिफरेंस, प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर है, डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड में डिफरेंस उन फैक्टर की वजह से आता है। बहुत सिंपल सी बात है ये वाली। उसी वजह से आपको राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड दिखेगा। जब प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा। जब बाकी सारे फैक्टर्स मूव कर रहे हैं और प्राइस कांस्टेंट है, तो डिमांड कर राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। बहुत सिंपल है, 5 मिनट में चैप्टर हम खत्म कर देंगे। एक बार जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यहां पर, और पेन का कलर चेंज करके। अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व अकर्स व्हेन द होल डिमांड कर्व मूव्स टू द राइट और लेफ्ट। फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन इनकम वुड मीन पीपल कैन अफोर्ड बाय मोर गुड्स इवन एट सेम प्राइस। तो यहां पर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, यहां पर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। जैसे कि मानो मेरी इनकम बढ़ जाए तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम हो जाए डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, दूसरे गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ गया, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर प्राइस की वजह से डिमांड घट नहीं रही, बढ़ नहीं रही, यहां पर अदर फैक्टर की वजह से प्राइस या डिमांड है तो बढ़ रही है, कम हो रही है। आगे बढ़ेंगे और 5 मिनट में चैप्टर को खत्म करेंगे। रीजन क्या क्या होते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज। बहुत सिंपल बात है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट यहां पे कांस्टेंट है, या फिर आप बोलो सिंपल भाषा में सेम है, और प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स यहां पर चेंज हो रहे हैं। और प्राइस के अलावा अगर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा या चेंज आएगा, मूवमेंट होगी, उसको बोलेंगे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व। या तो वो राइट शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट शिफ्ट होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आगे समझते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड इंक्रीज करेगी यू विल फाइंड राइट वर्ड शिफ्ट, यू विल फाइंड राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, समझते हैं, देखो कैसे। ये प्रोडक्ट का प्राइस है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का प्राइस है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहां पर मानो पहले डिमांड कर्व यहां बन रहा था, जब उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, प्राइस सेम है, मानो इनकम की वजह से डिमांड इंक्रीज करेगी, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का राइट वर्ड जाएगा, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू एनी रीजन, प्राइस कांस्टेंट है, नॉर्मल आपका ये वाला है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। सिंपल मतलब जब डिमांड इंक्रीज करेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जब डिमांड डिक्रीज कर रही है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। सिंपल, इसके बाहर आपके एग्जाम में से पूछा भी नहीं जाएगा।
पूछा क्या जाएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व किस वजह से होता है, प्राइस के अलावा किसी भी वजह से। देखो यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, देखो इस ग्राफ के अंदर भी और इस ग्राफ के अंदर भी प्राइस कांस्टेंट है। यहां पर जो डिमांड में चेंज आया, चाहे डिमांड इंक्रीज करी या डिक्रीज करी है, उसके फैक्टर्स ये वाले हैं कि या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस में चेंज हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ है, इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर चेंज हुआ है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हुआ है। जैसे मानो कि किसी की इनकम चेंज हो जाए, या मानो कि कस्टमर की इनकम बढ़ गई है कंज्यूमर की, तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, जब डिमांड इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, तो राइट वर्ड मूवमेंट होगा, तो राइट वर्ड मूवमेंट होगा किसका, डिमांड कर्व का। मानो इनकम कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर डिमांड का लेफ्ट वर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है दोस्त, ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू एनी रीजन एक्सेप्ट देन एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट। यानी कि डिमांड इंक्रीज कर रही है लेकिन गुड्स के अपने प्राइस की वजह से नहीं कर रही है, किसी और वजह से कर रही है, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। उसी तरीके से जब डिमांड डिक्रीज कर रही है, यानी कि शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड डिमांड कर्व फॉर अ नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग अ फॉल इन इनकम, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्सेट्रा, लेकिन गुड्स का अपना प्राइस कांस्टेंट है। यह बात ध्यान रखनी है आपको, गुड का अपना प्राइस कांस्टेंट है, बाकी किसी और वजह से जब इंक्रीज करेगी डिमांड तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज करेगी डिमांड तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, मुझे लगता है कि इसके अंदर डाउट वाली कोई बात नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन खत्म होता है, बट आई एम टेलिंग यू, इस लेक्चर में आपने पूरा देखा है तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस एक लेक्चर से एग्जाम में जरूर फंसेंगे। आप अगर अनअकैडमी की ऐप पे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस देखना चाहते हो तो आप साहिल एम कोड यूज करके मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हो। वहां पर अभी मैं एमटीपीज, आरटीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आपकी इच्छा है तो जरूर आइए और हमारी लाइव क्लासेस को अटेम्प्ट कीजिए। और वहां पर हम बहुत मस्ती करते हैं, पोल से एकदम कौन बनेगा करोड़पति की तरह हम क्वेश्चन करते हैं। सब बच्चे उसमें होते हैं, सब बच्चे से कमेंट्स लिखते हैं और बढ़िया बढ़िया तरीके से आंसर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो हमारे उस एक मेरी जो एक इनिशिएटिव है उसमें अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो आप जरूर आइए, मेरी स्पेशल क्लास देखिए। आप मेरे कोड को 2 जगह यूज कर सकते हो, एक मेरी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए, सेकंड अगर आपने कोई भी सीए का फाउंडेशन का कोर्स खरीदना है आप मेरा कोड यूज कर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसी लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई एम श्योर कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि लेक्चर हमने बढ़िया पढ़ाया है और आपको काम आएगा तो लाइक करो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट क्लासेस के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। मेरी तरफ से आपको थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।